हाय स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर रीना गुप्ता और आज हम डिस्कस करेंगे आयनेशन एनर्जी ओके इन केमिस्ट्री फंडा सीरीज 3. सो लेट्स डिस्कस अबाउट द आयोनाइजेशन एनर्जी विच इज ऑल्सो नोन एज इंथैल्पी. ठीक है, इंथैल्पी वर्ड कहाँ यूज करते हैं? वेयर वी यूज द हीट एनर्जी. फाइन. तो व्हाट इज आयनेशन एनर्जी? अगर मैं बहुत सिंपल से टर्म्स में कहूँ तो व्हाट इज आयनेशन एनर्जी? इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी required to form an ion. फाइन. तो यहाँ दो क्वेश्चंस आते हैं कि वाई एनर्जी इज रिक्वायर्ड. सेकेंड कि विच आयन इज फॉर्म, इधर कैटायन और एनायन. फाइन. तो चलिए हम इसको डिस्कस करने के लिए मैं एक एलिमेंट चूज कर रही हूँ दैट इज सोडियम. ओके, तो मैं एक सोडियम एटम ले रही हूँ एंड इट्स एटॉमिक नंबर इज 11. सो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इज 1s2 2s2 2p6 3s1. ओके, अब हमें मालूम है कि इफ इट विल लूज दिस इलेक्ट्रॉन इट कैन अटेन द नोबल गैस कन्फिग्रेशन. ठीक है, नोबल गैस कन्फिग्रेशन. फाइन. और अगर नोबल गैस कन्फिग्रेशन आती है तो इट विल अचीव द स्टेबिलिटी. और कोई भी प्रोसेस अगर हो रहा है, इधर इट इज केमिकल, फिजिकल, एंड इट इज जस्ट इन ऑर्डर टू अचीव द स्टेबिलिटी. तो इट मीन्स कि अगर ये इलेक्ट्रॉन लॉस कर देता है इट विल अचीव द स्टेबिलिटी. सो हम इसीलिए बोलते हैं कि जितनी भी एल्कली मेटल्स हैं या सोडियम है, इट दे हैव हाई tendency to lose electrons. फाइन. तो अब अगर हम यहाँ पे कहें कि इसने एक इलेक्ट्रॉन लॉस करना है तो देखिए मैं एक एटम ले रही हूँ, दिस इज सोडियम एटम. ओके, और ये these electrons are present in 3 shells. Okay, in first shell 2 electrons are present. In second shell the 8 electrons are present. ठीक है, एंड इन थर्ड शेल द 1 इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट. और हमें मालूम है कि ये अगर इलेक्ट्रॉन को अगर वो क्या करेगा, लॉस कर देगा तो इट कैन अटेन द स्टेबिलिटी. बट अगर हम इस इलेक्ट्रॉन को इस सोडियम एटम ने लॉस करना है तो आप देखिए कि देयर आर सम फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दिस इलेक्ट्रॉन एंड द न्यूक्लियस. ठीक है, क्या है? कुछ फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन. कौन सी फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन? दैट इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन. और अगर आप यहाँ पर इस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना चाहते हैं तो ऑफ कोर्स यू हैव टू सप्लाई एनर्जी. आपको क्या करना पड़ेगा? एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी सो दैट यू कैन ओवरकम दीज फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन and the electron can be lost. Fine. तो अब अगर हम देखें तो why energy is required? Because we have to overcome the forces of attraction. And which ion is formed? Because उसने इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया तो पीछे क्या बनेगा? That is cation. ओके, सो व्हाट इज आयनेशन एनर्जी? अगर मैं इसको डिफाइन करने की कोशिश करूं तो इट इज द अमाउंट of energy required to remove outermost electron. Outermost क्यों? Because only this electron is loosely bounded and it can be replaced. or remove the outermost electron. ठीक है, from an atom in its gaseous state. Fine. So this is ionization energy. ठीक है, तो आप देखिए कि मान लीजिए मैंने एक सोडियम एटम लिया और मैंने यहाँ पर एनर्जी प्रोवाइड की. कौन सी एनर्जी? दैट इज आयोनाइजेशन एनर्जी. सो इट विल चेंज इनटू आयन, दैट इज सोडियम आयन, एंड विल लूज द इलेक्ट्रॉन. तो आप देखिए कि यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं? वी आर सप्लाइंग द एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं. तो याद रखिएगा कि ये जो प्रोसेस है ये क्या हो गया हमारा? एंडोथर्मिक. फाइन. और अगर एंडोथर्मिक है तो यहाँ पर जो डेल्टा एच की वैल्यूज़ होंगी दैट विल बी इन पॉजिटिव. और
अगर हमें इसकी वैल्यूज़ निकालनी है तो जनरली हम पर एटम नहीं, हम किस में निकालते हैं, पर मोल. सो व्हाट विल बी द यूनिट्स, किलोजूल पर मोल. एंड समटाइम्स द यूनिट्स आर इलेक्ट्रॉन वोल्ट यूनिट्स आर ऑल्सो टेकन. फाइन. नाउ नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है कि ऑन विच फैक्टर्स जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो डिपेंड करती है. तो हम ले लेके सिर्फ दो ही फैक्टर्स लेते हैं. वन इज द साइज एंड सेकंड इज द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन. इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन. सो लेट्स डिस्कस अबाउट द साइज. ठीक है, थोड़ा सा साइज़ के लिए हम डिस्कस करते हैं. तो साइज़ की अगर मैं बात करूं तो आप देखिए, सपोज मैंने यहाँ पर एल्कली मेटल्स ही ले लेते हैं. मैं ग्रुप 1 ले रही हूँ, एल्कली मेटल्स ले रहे हैं. ठीक है, अगर हम एल्कली मेटल्स की बात करते हैं तो हमें मालूम है कि फर्स्ट एलिमेंट कौन सा है, लिथियम. देन हम सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम एंड सीजियम एंड देन फ्रेंसियम. Fine. And the last electron enters in the first shell, then second shell, third, fourth, fifth and sixth shell. ठीक है, तो आप देखिए कि यहाँ पर as we move from lithium to francium, what happens? Size increases. और अगर साइज इंक्रीज हो रहा है तो डेफिनेटली द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज विल डिक्रीज. ओके, और अगर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज हो रहा है, इट मीन्स टेंडेंसी टू होल्ड outermost electron that decreases. और अगर होल्ड करने की टेंडेंसी कम हो रही है, इट मीन्स बहुत सिंपल सी बात है कि जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है बिटवीन न्यूक्लियस एंड द outermost electron, ठीक है, outermost electron, वो भी क्या हो गई, डिक्रीज हो गई. इट मीन्स यू हैव टू सप्लाई द लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी टू बी सप्लाइड. ठीक है, तो ऑफ कोर्स यहाँ पे जैसे जैसे आप नीचे जाएंगे साइज इंक्रीज होगा, आउटर मोस्ट जो इलेक्ट्रॉन है दैट विल बी लूजली हेल्ड, आपको एनर्जी कम सप्लाई करनी पड़ेगी, तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगी, डिक्रीज. फाइन. तो बहुत सिंपल सी बात है, जैसे आपने इलेक्ट्रॉन अफिनिटीज़ में हमने कहा था कि व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन द साइज एंड द इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, हमने कहा था जी रिवर्स ऑर्डर है. द सेम इज़ हेयर. तो अगर हम कह रहे हैं कि साइज क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या हो रही है, डिक्रीज एंड वाइस वर्सा. ठीक है, तो एक सिंपल सी चीज़ जो आपने कभी भी कोई न्यूमेरिकल एमसीक्यू, ठीक है, या क्वेश्चन सॉल्व करना है तो आपने एक सिर्फ इतनी सी चीज़ याद रखनी है, दैट इज़ द आयोनाइजेशन एनर्जी हैज़ इनवर्स रिलेशन विद द साइज. So in order to find the relation between the size and the ionization energy, let's discuss the variation of ionization energy along the period and down the group. Fine. तो आप देखिए कि अगर मैं along the period मूव कर रही हूँ, ओके, साइज क्या होगा, डिक्रीज. हमें मालूम है कि अगर आप अलोंग द पीरियड जाते हो तो साइज क्या हो गया, डिक्रीज. तो ऑफ कोर्स यहाँ पर आयोनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगी, दैट विल इंक्रीज, बिकॉज हमने अभी बोला कि आयोनाइजेशन एनर्जी एंड द साइज दे हैव इनवर्स रिलेशन. फाइन. बिल्कुल इसी तरह से अगर हम डाउन द ग्रुप जा रहे हैं, ओके, तो साइज क्या हो रहा है, इंक्रीज. अगर साइज इंक्रीज हो रहा है इट मीन्स आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो रही है, डिक्रीज. ओके, चलिए इसको चेक कर लेते हैं. अगर हम यहाँ पे ग्रुप 1 ले रही हूँ, ठीक है, तो ग्रुप 1 में अगर हम देखें तो एज वी मूव फ्रॉम लिथियम टू सोडियम, देन पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम. फ्रेंसियम की हम बात इसलिए नहीं करते बिकॉज इट इज़ अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट, तो इसके बहुत सारे डाटाज हमें स्टडी नहीं किए हुए, तो हमें मालूम भी नहीं है. ओके, अब यहाँ पे लिथियम से सीजियम की तरफ जब हम मूव कर रहे हैं, साइज़ क्या हो रहा है,
इंक्रीज, तो आयनेशन एनर्जी शुड डिक्रीज। तो लेट्स चेक कि लिथियम की अगर हम आयनेशन एनर्जी की बात करें इट्स 520, देन सोडियम हैज़ 495, पोटेशियम 418, रुबीडियम 403, सीजियम 375। तो इट्स फॉलोइंग द जनरल ट्रेंड, नथिंग कोई वेरिएशन नहीं है बिल्कुल। अगर आप ऐसे ही आप ग्रुप 2 एल्कलाइन अर्थ मेटल्स में चेक करिए, एज वी मूव फ्रॉम बेरिलियम टू मैग्नीशियम आयनेशन एनर्जी डिक्रीजेज, देन कैल्शियम की तरफ मूव कर रहे हैं, फिर अगेन इट डिक्रीजेज, देन कैल्शियम से स्ट्रोंशियम की तरफ जा रहे हैं तो अगेन इट डिक्रीजेज, एंड देन बेरियम की तरफ जाएं तो अगेन इट डिक्रीजेस। तो एक रेगुलर ट्रेंड क्या है कि अगर हम डाउन द ग्रुप जाएंगे तो आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होगी। क्यों? क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज होता है एज वी मूव डाउन द ग्रुप ड्यू टू द इंक्रीज इन स्क्रीनिंग इफेक्ट। फाइन। और अब अगर हम बात करते हैं अलोंग द पीरियड, तो आप देखिए कि अलोंग द पीरियड मैं सेकेंड पीरियड की बात करती हूँ। तो अगर हम सेकेंड पीरियड की बात करें एज वी मूव फ्रॉम लिथियम टू बेरिलियम, देखिए 520 से कितना हो गया, दैट इज 889। ओके हाँ, एज वी मूव फ्रॉम बोरोन बेरिलियम टू बोरोन, ऑफ कोर्स देयर इज एक्सेप्शन इन द जनरल ट्रेंड कि इट शुड इंक्रीज, लेकिन हो क्या रहा है, डिक्रीज। ओके देन अगर हम कार्बन की तरफ जाएं तो अगेन रेगुलर ट्रेंड फॉलो कर रहे हैं, नाइट्रोजन की तरफ जा रहे हैं तो अगेन इट्स फॉलोइंग द रेगुलर ट्रेंड। हाँ, बट अगर हम नाइट्रोजन से ऑक्सीजन की तरफ जा रहे हैं तो अगेन हमें क्या मिल रहा है, एक एक्सेप्शन मिल रही है फ्रॉम द रेगुलर ट्रेंड। बट आप फ्लोरीन की तरफ मूव कर रहे हो तो इंक्रीज हो रही है, नियोन की तरफ जा रहे हैं तो अगेन इंक्रीज हो रही है। ठीक है, तो एक सिंपल सा फैक्टर कि अगर आप अलोंग द पीरियड जा रहे हो साइज डिक्रीज कर रहा है, आयनेशन एनर्जी इंक्रीज कर रही है। ओके अब हमारे पास आ जाता है नेक्स्ट कि हमें ये एक्सेप्शंस क्यों मिल रही हैं। मींस कि अगर हम देखें तो हम बेरिलियम और बोरोन की हम बात करें, ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू जो हमारा एक्सपेक्टेड ऑर्डर है, तो एक्सपेक्टेड ऑर्डर के अकॉर्डिंग आयोनाइजेशन एनर्जी शुड इंक्रीज, बट यहाँ क्या हो रहा है, दैट डिक्रीजेज। बेरिलियम हैज़ 899.4 while the boron has ionization energy 800.6 kilojoules per mole. Fine. अब इसका रीज़न क्या है, दैट इज़ द सेकेंड फैक्टर विच इज़ द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। सो लेट्स डिस्कस अबाउट द सेकेंड फैक्टर विच इफेक्ट्स द आयोनाइजेशन एनर्जी, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। तो बेटा अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की बात करते हैं तो आप इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की जो है वीडियो देखिएगा, उसमें भी मैंने बहुत अच्छे से डिस्कस किया है कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आप 3 तरह से लिख सकते हो। ईदर यू हैव द हाफ फिल्ड सबशेल, ठीक है, और शेल, ठीक है, और हम यहाँ पे देखें तो फुली फिल्ड सबशेल, और यू हैव द पार्शली फिल्ड सबशेल। ठीक है, और अगर हम यहाँ पर बात करते हैं हाफ फिल्ड और फुली फिल्ड की, तो बोथ दीज कन्फिग्रेशंस आर स्टेबल। ठीक है, एंड व्हाई दीज आर स्टेबल, तो ऑलरेडी आई हैव एक्सप्लेन कि दीज आर 2 फैक्टर्स। +1 में आपने डिस्कस किया होगा कि बिकॉज ऑफ symmetry and exchange energy, because of symmetry and exchange energy, because of these two reasons half filled and fully filled सबशेल अगर हैं, यानी कि ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशंस हैं, तो दीज आर मोर स्टेबल। एंड अगर वो ये स्टेबल हैं तो दे डोंट वांट टू लॉस इलेक्ट्रॉन ईजिली, तो जल्दी से इलेक्ट्रॉन लॉस नहीं करेंगे। बिकॉज अगर वो इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहे हैं तो स्टेबिलिटी से क्या आ जाएगी, अनस्टेबिलिटी आएगी, और कोई भी ऐसा प्रोसेस होना ही नहीं चाहेगा जहाँ पर अनस्टेबिलिटी वो अचीव कर रहा हो। सो दैट्स वाई अगर वो इलेक्ट्रॉन ईजिली लॉस नहीं करना चाहता, मीन्स आपको क्या करना पड़ेगा, मोर एनर्जी टू बी सप्लाइड।
ठीक है, तो आपको ज़्यादा एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी इन ऑर्डर टू रिमूव द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। एज ए रिजल्ट अगर इस तरह की कोई भी कन्फिग्रेशन आती है, मीन्स हाफ फील्ड या फुली फील्ड अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आती है, तो उस केस में हमारी जो आयनेशन एनर्जीज हैं वो क्या हो जाएंगी, इंक्रीज, मीन्स दे विल शो द एक्सेप्शन फ्रॉम द रेगुलर ट्रेंड। फाइन, तो यही सेम चीज़ हमारे किसके अंदर है, दैट इज इन द केस ऑफ बेरिलियम एंड बोरोन। हमने कहा one is atomic number is 4 while boron has atomic number 5, so its electronic configuration is 1s2 2s2 while the boron has 1s2 2s2 2p1। ठीक है, तो यहाँ अगर हम देखें तो इट हैज़ fully filled सबशेल। तो फुली फिल्ड सबशेल होने के कारण मैंने पहले ही बोला इट अटेन्स अ स्टेबिलिटी, और अगर ये एक इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, लॉस करता है, ठीक है, तो इट विल गेन द पार्शली फिल्ड सबशेल। तो जो इसकी कन्फिग्रेशन हो जाएगी दैट विल बी पार्शली फिल्ड, मीन्स आफ्टर लूजिंग द इलेक्ट्रॉन ये क्या हो जाएगा, ये स्टेबल से, ठीक है, क्या अचीव करेगा, अनस्टेबिलिटी। एंड मैंने पहले ही बोला कोई ऐसा प्रोसेस होना ही नहीं चाहता यूनिवर्स में विच कैन अटेन द अनस्टेबिलिटी, दैट इज वाई it has high ionization energy than expected। जबकि अगर मैं यहाँ बात करती हूँ बोरोन की, if it will lose its partially filled, तो इसका P जो सबशेल है दैट सबशेल इज पार्शली फिल्ड, और अगर ये एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर देता है, ठीक है, आफ्टर लूजिंग द इलेक्ट्रॉन, तो दिस बोरोन जो आयन है दैट विल अटेन द कन्फिग्रेशन 1s2 2s2। तो इट मीन्स कि यहाँ पर क्या हुआ है, ये अनस्टेबल कन्फिग्रेशन है, पार्शली फिल्ड है, ठीक है, लेकिन ये किस में आ रहा है, फुली फिल्ड कन्फिग्रेशन अचीव कर रहा है, इट मीन्स इट इज अचीविंग द स्टेबिलिटी, ठीक है। और अगर ये स्टेबिलिटी अचीव कर रहा है तो डेफिनेटली इट कैन ईजली लॉस द इलेक्ट्रॉन, और अगर इलेक्ट्रॉन ईजली लॉस करेगा तो इसकी आयनेशन एनर्जीज क्या होंगी, लो होंगी देन एक्सपेक्टेड। ओके, सो दिस इज द रीज़न कि हेयर वी गेट द एक्सेप्शन। तो यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ सेम रीज़न हमारे पास बेरिलियम और बोरोन का जो है वो सेम रीज़न हमारे पास किस में मिल रहा है, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन में। आप देखिए कि अगर मैं नाइट्रोजन लेती हूँ तो इट्स इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इज 1s2 2s2 2p3, इट्स ऑलरेडी हाफ फील्ड, while in case of the oxygen its electronic configuration is 1s2 2s2 2p4, and it will not electron easily because this orbital is already half filled and stable, while this oxygen after losing the electron can achieve the half filled configuration, means stability, so it can easily lose the electron. So as a result, as we move from nitrogen to oxygen, जो आयनेशन एनर्जी इंक्रीज होनी चाहिए थी, बट हेयर द आयनेशन एनर्जी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। तो अगर हम देखें तो सिर्फ दो ही फंडाज हैं, आपने क्या याद रखना है, पहला फैक्टर यही याद रखना है कि अगर साइज छोटा है तो मीन्स आयनेशन एनर्जी ज़्यादा है, वाइस वर्सा। सेकेंड, अगर वो कन्फिग्रेशन क्या है, फुली फील्ड है या हाफ फील्ड है, तो वहाँ पर आयनेशन एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा होगी, मीन्स वी विल गेट द अनएक्सपेक्टेड ऑर्डर इन द जनरल ट्रेंड, So this is about the electron enthalpy. Okay, let's discuss some important questions. तो ये चीज़ हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर मैं इसका आंसर लिखने की कोशिश करूँ तो सिंपल है, ठीक है, कि ये why it is larger, because it can easily lose the electron, ठीक है। या मैं अगर सिंपल सा इसके लिखूँ कि why larger, because beryllium has stable electronic configuration, so I don't want to lose the electron
ईजली लॉस तो करेगा लेकिन ईजली नहीं करेगा, मीन्स मोर एनर्जी टू बी सप्लाइड। द सेम रीज़न अगर हम देखें तो एल्युमिनियम और मैग्नीशियम का है। अगर मैं एल्युमिनियम की कॉन्फ़िगरेशन की बात करूं तो एल्युमिनियम हैज़ स्मॉल, जबकि ज़्यादा होनी चाहिए थी। तो एल्युमिनियम की कम क्यों है? क्योंकि 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1। तो यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन ईजिली लॉस कर देगा, जबकि मैग्नीशियम की क्या है 1s2 2s2 2p6 3s2, सो इट्स ऑलरेडी स्टेबल। सो एल्युमिनियम की लार्ज नहीं, एल्युमिनियम हैज़ स्मॉल आयनेशन एनर्जी एज कंपेयर टू मैग्नीशियम। ओके, द सेम इज हियर, नाइट्रोजन की ज़्यादा है एज कंपेयर टू ऑक्सीजन, दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो आ जाता है कि अगर हम यहाँ पर ये 4 एलिमेंट्स ले लेते हैं तो विच हैव द हाईएस्ट आयनेशन एनर्जी। तो इसके लिए आप इसको थोड़ा सा एक टेबुलर फॉर्म में लिख लेते हैं। बोरोन के नीचे क्या आएगा? एल्युमिनियम, और कार्बन के नीचे क्या आएगा? दैट इज सिलिकॉन। और हमें मालूम है कि आप अलोंग द पीरियड जाते हो तो आयनेशन एनर्जी क्या होती है? इंक्रीज। और अगर हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो आयनेशन एनर्जी क्या होती है? डिक्रीज। ठीक है, तो इट मीन्स यहाँ पर सबसे ज़्यादा एनर्जी किसकी होगी? कार्बन की। क्यों? क्योंकि अलोंग द पीरियड मूव कर रहा है। देन सेकेंड नंबर पर किसकी होगी? दैट इज ऑफ बोरोन। देन थर्ड नंबर पर किसकी हुई? दैट इज एल्युमिनियम एंड देन सिलिकॉन। ठीक है, तो मैं आयनेशन एनर्जीज की वैल्यूज लिख देती हूँ। तो सबसे ज़्यादा किसकी फर्स्ट आयनेशन एनर्जी हाईएस्ट किसकी है? तो आंसर इज कार्बन। ठीक है, तो आयनेशन एनर्जीज की अगर मैं वैल्यूज लिखूं तो बोरोन की आयनेशन एनर्जी कितनी है? दैट इज 800, जबकि कार्बन की कितनी है? दैट इज 1086 यानी कि 1086। एल्युमिनियम की कितनी है? दैट इज़ 577 किलोजूल पर मोल, जब और सिलिकॉन की कितनी है? दैट इज़ 786.4। ओके, तो आप खुद ही देख लीजिए कि फर्स्ट नंबर पे ये, देन डाउन द ग्रुप जाएंगे, आयनेशन एनर्जी क्या हो गई? डिक्रीज हो गई। ठीक है, तो ये फर्स्ट पीरियड की बात करते हैं, सेकेंड नंबर, दिस इज थर्ड एंड दिस वन इज फोर्थ। तो हाईएस्ट जो फर्स्ट आयनेशन एनर्जी है दैट इज ऑफ कार्बन। फाइन, अब यहाँ नेक्स्ट हमारे पास सेम क्वेश्चन आ जाता है, दैट इज कि हमने कंसीडर किए हैं 4 एलिमेंट्स। ओके, कौन कौन से हैं? नाइट्रोजन, then phosphorus, then oxygen and then sulfur, and we have to arrange them in increasing first order ionization energy. ओके, तो चलिए मैं इसको अगेन एक टेबुलर फॉर्म में लिख लेते हैं। तो सबसे पहले आता है नाइट्रोजन, उसके बाद क्या आएगा? दैट इज ऑक्सीजन, देन यहाँ पे आएगा फॉस्फोरस एंड देन हमारे पास क्या है? सल्फर। अब देखिए कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा आयनेशन एनर्जी किसकी होगी? पहली बात कि सेकेंड पीरियड की होगी, थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स की आयनेशन एनर्जी कम होगी, बिकॉज एज वी मूव डाउन द ग्रुप आयनेशन एनर्जी क्या हो जाती है? डिक्रीज। फाइन, तो यहाँ पर और नाइट्रोजन की आयनेशन एनर्जी क्या है? ज़्यादा है, बिकॉज इट्स हैव हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। तो सबसे ज़्यादा आयनेशन एनर्जी है दैट इज ऑफ नाइट्रोजन। देन उसके बाद हम बात करेंगे सेकेंड पीरियड में ही, देन ऑक्सीजन। और डाउन द ग्रुप अगर हम बात कर रहे हैं तो हम अगर फॉस्फोरस और सल्फर को कंपेयर करें तो फॉस्फोरस हैज़ द मोर आयनेशन एनर्जी, बिकॉज अगेन इट हैज़ हाफ फिल्ड कन्फिग्रेशन एंड दिस विल बी फोर्थ। और हमें क्या लिखना है? इंक्रीजिंग। तो इट मीन्स कि सबसे पहले सबसे कम है सल्फर की। ठीक है, उसके बाद किसकी आई? दैट इज फॉस्फोरस की इंक्रीज हो रही है, देन ऑक्सीजन एंड देन नाइट्रोजन। ओके, तो अगर मैं वैल्यूज़ की बात करूं कि क्या क्या वैल्यूज़ हैं, तो सल्फर हैज़ 999, फॉस्फोरस हैज़ आयनेशन वैल्यू दैट इज़ 1011, oxygen has value that is 1313, while nitrogen has ionization values 1420 kilojoules per mole. Fine. Now नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि अगर हम नियोन और सोडियम आयन ले लेते हैं, दीज टू आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। मीन्स अगर हम यहाँ लें तो नियोन
and sodium ion both have 10 electrons. ठीक है, यानी कि दोनों के अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखने की कोशिश करूं तो दिस इज 1s2 2s2 2p6, दोनों की ही सेम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगी। तो क्या इनकी आयनेशन एनर्जीज भी सेम होंगी? नो, आयनेशन एनर्जीज किस पे डिपेंड करती हैं? हाउ मच एनर्जी इज रिक्वायर्ड to overcome the forces of attraction between the nucleus and the outermost electron। तो आप देखिए कि यहाँ पर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा है इस केस के अंदर। क्यों? क्योंकि यहाँ 11 प्रोटॉन्स हैं और यहाँ पर 10 प्रोटॉन्स हैं, और 11 अगर प्रोटॉन्स हैं तो यहाँ फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन भी ज़्यादा होंगी। मीन्स द outermost electron will be more tightly held बाय द न्यूक्लियस, जबकि यहाँ पर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कम है तो इट मीन्स यहाँ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या हो जाएगा? डिक्रीज। सो हेयर इन दिस केस द सोडियम आयन विल हैव हाई आयनेशन एनर्जी एज कंपेयर टू नियोन। ठीक है, तो अगर सोडियम की अगर हम सेकेंड आयनेशन एंथैल्पी की बात करें तो इट्स वैल्यू इज 4562 किलोजूल पर मोल, जबकि नियोन की अगर हम बात करते हैं तो इट्स आयनेशन वैल्यू इज ओनली 2081। इट इज जस्ट बिकॉज कि यहाँ इसने इलेक्ट्रॉन लॉस करके स्टेबिलिटी अचीव कर ली है, and effective nuclear charge is more because it has the more number of protons। फाइन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो उसने बोला कि हमारे पास फॉलोइंग पेयर्स ऑफ द एलिमेंट्स हैं, ठीक है, और आपने बताना है कि विच विल हैव द लोअर फर्स्ट आयनेशन एनर्जी। ठीक है, तो चलिए हमने यहाँ पर एक चीज़ बस ध्यान में रखनी है, दैट इज़ कि आयनेशन एनर्जी एंड द साइज हैज़ इनवर्स रिलेशन। ठीक है, और दूसरा कि आप अगर अलोंग द पीरियड जाते हो आयनेशन एनर्जी क्या होती है? इंक्रीज। डाउन द ग्रुप आयनेशन एनर्जी क्या होती है? डिक्रीज। फाइन, सिर्फ इस चीज़ को आपने ध्यान में रखना है। तो आप देखिए यहाँ पे अब फ्लोरीन से आप जा रहे हैं क्लोरीन की तरफ, तो डाउन द ग्रुप क्या हो रहा है? साइज इंक्रीजेस, साइज इंक्रीज हो रहा है तो क्लोरीन की आयनेशन एनर्जी क्या हो जाएगी? डिक्रीज। तो इन दिस पेयर द क्लोरीन विल हैव द लोअर फर्स्ट आयनेशन एनर्जी। ओके, नाउ अब हम बात करते हैं क्लोरीन और सल्फर की। तो इन थर्ड पीरियड पहले हमारे पास क्या आएगा? सल्फर, बिकॉज इट्स एटॉमिक नंबर इज 16। देन हमारे पास क्या आएगा? क्लोरीन। तो आप कहाँ मूव कर रहे हो? आप अलोंग द पीरियड मूव कर रहे हैं। और बेटा अगर आप अलोंग द पीरियड मूव करते हैं आयनेशन एनर्जी क्या होती है? increase। So the here again sulfur has the low ionization energy because along the period ionization energy increases। okay, अब हम बात करते हैं that is पोटेशियम एंड आर्गोन की। बेटा अगर पोटेशियम और आर्गोन की बात करें इट्स एटॉमिक नंबर इज 19 एंड आर्गोन हैज़ 18, और आर्गोन एक नोबल गैस है। ठीक है, मीन्स इसके पास क्या है? फुली फिल्ड शेल है, नॉट ओनली सब शेल, फुली फिल्ड शेल है, जबकि यहाँ पर लास्ट इलेक्ट्रॉन में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है, एंड अपॉन लूजिंग द इलेक्ट्रॉन इट कैन अटेन द फुली फिल्ड कन्फिग्रेशन, सो इट कैन ईजली लॉस द इलेक्ट्रॉन, सो इट हैज़ अ लो आयनेशन एनर्जी एज कंपेयर टू आर्गोन। ओके, अब हम बात करते हैं दैट इज ऑफ क्रिप्टॉन एंड जीनोन। क्रिप्टॉन एंड जीनोन। तो बेटा आप देखिए कि अगर हम डाउन द ग्रुप मूव करते हैं, ठीक है ना, डाउन द ग्रुप मूव करते हैं तो पहले क्या आएगा? क्रिप्टॉन, देन हमारे पास क्या आ रहा है? जीनोन। तो आप देखिए कि डाउन द ग्रुप हमने अभी बोला था क्या? आयनेशन एनर्जी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, तो विच हैव द लो आयनेशन एनर्जी। Our next question is, would you expect first ionization enthalpy of two isotopes of same element to be same or different? चलिए दो आइसोटोप्स ले लेते हैं, कोई भी दो आइसोटोप्स ले लेते हैं। सपोज मैंने क्लोरीन ही ले लिया, ठीक है, तो इट्स एटॉमिक नंबर इज
17 and its mass number is 35 and 37. आप कोई भी दो आइसोटोप्स ले सकते हो. सपोज मैंने कार्बन ले लिया 12 एंड कार्बन मैंने क्या ले लिया 14. तो आप देखिए कि यहाँ पर एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि आपको एनर्जी किसके लिए सप्लाई करनी है. ठीक है, एनर्जी सप्लाई करनी है टू ओवरकम forces of attraction between nucleus and इलेक्ट्रॉन. अब न्यूक्लियस में कौन इस इलेक्ट्रॉन को होल्ड कर रहा है? ऑफ कोर्स प्रोटॉन्स. ठीक है, तो आपका जो भी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज आएगा दैट इज ड्यू टू प्रोटॉन्स. ठीक है, नॉट बिकॉज ऑफ न्यूट्रॉन्स. ठीक है, न्यूट्रॉन्स जो हैं दे आर नॉट होल्डिंग द इलेक्ट्रॉन्स. तो न्यूट्रॉन्स, अगर आपका नंबर न्यूट्रॉन्स का इंक्रीज हो रहा है किसी एटम में या डिक्रीज हो रहा है, दैट इज नॉट गोइंग टू इफेक्ट द आयनेशन एंथैल्पी वैल्यूज और इलेक्ट्रॉन अफिनिटी वैल्यूज. जो आपकी कोई भी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी वैल्यूज या आयनेशन एंथैल्पी की वैल्यूज डिपेंड करती हैं, दैट इज ओनली ऑन द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, मीन्स ऑन द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स. तो आप अगर यहाँ कोई भी एक आइसोटोप ले रहे हैं, दे हैव द सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स. आप कोई भी दो आइसोटोप से ले लीजिए, दे हैव द सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स. सिर्फ क्या चेंज आ रहा है? मास नंबर इज चेंजिंग. मास नंबर क्यों चेंज हो रहा है? क्योंकि वहाँ पर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स चेंज हो रहे हैं. ओके, तो अगर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स चेंज होते हैं तो वो आयनेशन एनर्जी पे इफेक्ट नहीं करते. इट मीन्स यहाँ पर आयनेशन एनर्जी क्या होगी? दो आइसोटोप्स की आयनेशन एनर्जी विल बी सेम. इट्स नॉट गोइंग टू बी डिफरेंट. Our next question is, do elements with high ionization energies have high electron affinities? देखिए, सपोज मैं यहाँ पर एक नियोन की बात कर लेते हैं. ठीक है, अगर आप नियोन की बात करते हो तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कितनी होगी? इस एटॉमिक नंबर इज 10. इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या है? 1s2 2s2 2p6. ठीक है, आप यहाँ देखिए कि क्या ये इलेक्ट्रॉन लॉस करना चाहेगा? ऑफ कोर्स नॉट. वाई? बिकॉज इट इज स्टेबल. और अगर ये स्टेबल है, इट डोंट वांट टू लॉस द इलेक्ट्रॉन, इट मीन्स इट हैज़ हाई आयनेशन एनर्जी. वाई डोंट वांट टू लॉस द इलेक्ट्रॉन? बिकॉज स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है. लेकिन क्या ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना चाहेगा? क्योंकि अगर इस नियोन ने एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया, ठीक है, और एक आयन बन गया, दैट इज नियोन एनायन बन गया. ठीक है, तो इट्स इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन विल बी 1s2 2s2 2p6 3p1. तो क्या ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना चाहेगा? ठीक है, क्या यहाँ पर ये पार्शली फिल्ड सबशेल नहीं आ गया? ठीक है, और अगर ये पार्शली फिल्ड है तो क्या यहाँ पर ये स्टेबिलिटी से ये क्या कर रहा है? अनस्टेबिलिटी अचीव कर रहा है या नहीं? तो क्या ये इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहेगा? तो हम कहेंगे कि नो, इट विल नॉट ईजली एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन. मीन्स अगर आप चाहेंगे कि ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करे, सो इन दैट केस यू हैव टू सप्लाई अ ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी. ओके, तो इट मीन्स कि आयनेशन एनर्जी तो ऑफकोर्स क्या है? हाई है. लेकिन इलेक्ट्रॉन अफिनिटीज़ क्या है? दैट इज़ ऑलमोस्ट ज़ीरो. ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन ना तो लेना चाहेगा ना देना चाहेगा. तो इट मीन्स डू एलिमेंट्स विद हाई आयनेशन एनर्जीज हैव हाई इलेक्ट्रॉन अफिनिटीज? सो आंसर विल बी सिंपली नो. ठीक है, जो भी एलिमेंट्स जिनकी हाई आयनेशन एंथैल्पीज होंगी, दे विल ऑलमोस्ट हैव द ज़ीरो और पॉजिटिव वैल्यूज़ ऑफ द इलेक्ट्रॉन अफिनिटीज़. आप चेक कर सकते हैं. ये देखिए, ये जितने भी हमारी यहाँ पर नोबल गैसेज हैं, ठीक है, जितनी भी हमारी नोबल गैसेज हैं, इन सब को ध्यान से चेक करिए. दे ऑल हैव वेरी हाई आयनेशन एनर्जीज, बट दे ऑल हैव ऑलमोस्ट ज़ीरो इलेक्ट्रॉन affinities or electron gain enthalpies. Fine.
सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस सेशन. मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में. एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो. थैंक